हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आप सभी का एसपीजी ज्ञान ज्योति के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आज के सेशन में हम लोग समझेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट का एक सेगमेंट, जिसमें कि जिसका टॉपिक है आज का वो है सुनामी। क्या है? सुनामी। पिछले क्लास में या पिछले सेशन की बात करें तो पिछले सेशन में हम लोगों ने भूकंप के बारे में, ज्वालामुखी के बारे में और आपदा के जो कारक हैं उसके बारे में अच्छे तरीके से समझे थे। ठीक है, तो आज का जो सेशन है वो है सुनामी के बारे में। आज के यदि सेशन को आप अच्छे तरीके से समझते हैं, अच्छे तरीके से करते हैं, तो आपको सुनामी के बारे में डिटेल से पता चलेगा और एग्जाम में सुनामी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपको इसी सेगमेंट से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं कि इस टॉपिक के सुनामी जो टॉपिक है इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, यदि हम सुनामी की बात करें, यदि हम सुनामी की बात करें, इंग्लिश इंग्लिश में भी इसको सुनामी बोलते हैं, बट यहाँ आपको टी दिखाई पड़ रहा होगा शुरू में, इससे घबराने की बात नहीं है। ठीक है, सुनामी का जो ये टी लेटर फर्स्ट है इंग्लिश में, ये साइलेंट रहता है। यहाँ से आपको लिखा हुआ मिलेगा SUNAMI। ये टी क्या है? साइलेंट रहता है। यदि पूरी बात करें इसका तो TSUNAMI होता है इसका इंग्लिश। ठीक है, तो सुनामी के अंतर्गत हम लोग क्या क्या कवर करेंगे? सबसे पहले समझेंगे कि सुनामी की परिभाषा, फिर सुनामी से क्या तात्पर्य है, सुनामी हम लोग किसको कहते हैं। ठीक है, सुनामी की परिभाषा समझने के बाद हम लोग समझेंगे कि सुनामी के उद्भव के कारण या फिर जो सुनामी के आने के पीछे कारण है, कौन कौन से कारण है इसके पीछे जिसके कारण सुनामी आता है। ठीक है, इसको समझने के बाद अगला है सुनामी के प्रभाव। आखिर जब किसी भी क्षेत्र में सुनामी आता है तो वहां के जनजीवन के ऊपर, पर्यावरण के ऊपर, मानवीय जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, अगला है सुनामी प्रभावित क्षेत्र, यानी भारत और विश्व दोनों स्तर पर हम लोग देखेंगे कि सुनामी प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं। ठीक है, आगे है सुनामी से बचाव के उपाय। किसी भी आपदा के बारे में जब हम लोग स्टडी करते हैं, अच्छे तरीके से समझते हैं, तो लास्ट का जो पॉइंट मेरा आता है कि उस आपदा से बचाव कैसे बचा जा सकता है, कैसे हम लोग उस आपदा से निपट सकते हैं, उसके प्रभाव को कैसे कम कर सकते हैं, तो आखिरी टॉपिक वही होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग एक एक करके समझते चलते हैं। तो पहला है सुनामी। यदि हम परिभाषा की बात करें सुनामी, तो सुनामी को समझने से पहले हम लोग को इसके अर्थ के बारे में समझना है। जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं सुनामी, क्या लिखे? सुनामी। यदि इस शब्दों को हम ब्रेक डाउन करें, इसको संधि विच्छेद करें, तो हमें दो शब्द दिखाई पड़ता है। पहला पड़ता है सु और दूसरा पड़ता है नामी। पहला क्या पड़ता है? सु और दूसरा नामी। देखिए, सुनामी एक जापानी भाषा का शब्द है। कहाँ का शब्द है? जापानी भाषा का शब्द है। सु का अर्थ होता है बंदरगाह। ठीक है, और नामी का अर्थ होता है लहरें। क्या होता है? लहरें, या इसी को बोल सकते हैं समुद्री लहरें। समुद्री लहरें या समुद्री तरंगे जो आती है समुद्र में, उसी को कहते हैं नामी। ये जापानी भाषा का शब्द है, ये हमारे इंडियन लैंग्वेज का शब्द नहीं है। कहाँ का भाषा का है? जापानी का। इंग्लिश में भी आप लिखिएगा, इसको यहाँ लिख देना है TSUNAMI। ठीक है, ये सु का अर्थ है बंदरगाह और नामी का अर्थ है समुद्री लहरें। समुद्री लहरें। यदि हम परिभाषा के तौर पे बात करें तो आपको लिखना है कि सुनामी एक जापानी भाषा का शब्द है। एक जापानी भाषा का शब्द है जिससे तात्पर्य, जिसका अर्थ होता है बंदरगाहों को क्षति पहुंचाने वाली समुद्री लहरें। यहाँ आप को जोड़ दें एक शब्द, जिससे कि दोनों की कनेक्टिविटी थोड़ी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो सुनामी का अर्थ क्या होता है कि वैसी समुद्री लहरें जो किसको नुकसान पहुंचाती है? बंदरगाहों को नुकसान पहुंचाती है। किसको नुकसान पहुंचाती है? बंदरगाहों की। यदि हम बंदरगाह की बात करें तो बंदरगाह उसे कहते हैं जहां पे समुद्री जहाज जो होते हैं, जो शिप होता है, उसका क्या होता है? एक स्टेशन होता है। क्या होता है? एक स्टेशन होता है, एक जगह होता है जहां पे कि समुद्री जहाजों को क्या किया जाता है, वहां लाके, मतलब जिस तरह हम लोगों ने रेलवे स्टेशन देखते हैं, बस स्टैंड देखते हैं, ठीक उसी प्रकार, या फिर एयरपोर्ट देखते हैं, तो जो बंदरगाह है वो क्या है कि समुद्री जो जहाजें होती है, बड़े बड़े जहाजें होती है, उसका पड़ाव है। क्या है? पड़ाव। तो जो समुद्री जहाजें हैं या समुद्री जो पड़ाव है, या फिर जिसको बंदरगाह बोलते हैं,
तो बंदरगाह आखिर कहाँ होंगे? किसी समुद्र के किनारे ही होंगे। कहाँ होंगे? किनारे होंगे। तो किसी भी समुद्र के किनारे जो बंदरगाह होते हैं, तो वही बंदरगाह पे उनको क्या दिखाई पड़ते हैं? सुनामी दिखाई पड़ते हैं। जब सुनामी की लहरें उस बंदरगाह पे पड़ती है, उस बंदरगाह को क्या कर देती है? ध्वस्त कर देती है, तहस नहस कर देती है, उसको क्या करती है? नुकसान पहुंचाती है। तो हम बोल सकते हैं कि सुनामी का शाब्दिक अर्थ होता है कि बंदरगाह को नुकसान पहुंचाने वाली लहरें। ठीक है, तो आई होप आप सभी इसके बारे में समझ गए होंगे। अब आइए परिभाषा हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो लिखिएगा। सुनामी, सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। सुनामी, सुनामी एक जापानी भाषा का शब्द है, जो दो शब्दों के मेल से बना है। दो शब्दों के मेल से बना है। डैश, सु, सु तथा नामी, नामी, फुल स्टॉप। सु का अर्थ है, सु का अर्थ है बंदरगाह। क्या अर्थ है? बंदरगाह। अभी आपको बताए हम कि सु का अर्थ क्या है? बंदरगाह। सु का अर्थ बंदरगाह तथा नामी का अर्थ, नामी का अर्थ भयंकर समुद्री लहरें। भयंकर समुद्री लहरें, भयंकर जो समुद्री लहरें उसी को हम लोग क्या कहते हैं? नामी। कौन सी भाषा में? तो जापानीज भाषा में। ठीक है, फुल स्टॉप। अर्थात सुनामी शब्द का शाब्दिक अर्थ, सुनामी शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है बंदरगाहों को, बंदरगाहों को नुकसान पहुंचाने वाली, बंदरगाहों को नुकसान पहुंचाने वाली भयंकर समुद्री लहरें। भयंकर समुद्री लहरें। पैराग्राफ चेंज कीजिएगा और लिखिएगा आगे। भारत की आपदा प्रबंधन समिति, भारत की आपदा प्रबंधन समिति की रिपोर्ट के अनुसार, रिपोर्ट के अनुसार सुनामी समुद्र में, सुनामी समुद्र में भूकंप, ज्वालामुखी, हिमस्खलन, भूस्खलन, भूस्खलन इत्यादि, इत्यादि जैसी घटनाओं से उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है। फुल स्टॉप। अधिकांश, अधिकांश सुनामी, अधिकांश सुनामी महासागरीय अध स्तर, अध स्तर, इसको लिखिएगा अध स्तर, जिसको हम लोग समुद्र का जो बेस लेवल कहते हैं, ठीक ना? अध स्तर, अ संयुक्त अध स्तर। ठीक है, अध स्तर, अध स्तर। ठीक है, अध स्तर, अध स्तर, अध स्तर पर आए भूकंपों से पैदा होती है। अध स्तर पर आए भूकंपों से पैदा होती है। फुल स्टॉप। सुनामी को, सुनामी को बंदरगाह लहरें या भूकंपी लहरें, भूकंपी लहरें भी कहा जाता है। सुनामी को, सुनामी को सुनामी को, सुनामी को बंदरगाह लहरें या फिर भूकंपीय सुनामी लहरें भी कहा जाता है। यानी उसको हम लोग क्या कहते हैं? बंदरगाह लहरें भी कहते हैं। बंदरगाह लहरें क्यों कहते हैं? क्योंकि बंदरगाहों को क्या करती है? नुकसान पहुंचाती है। क्या करती है? नुकसान पहुंचाती है। और समुद्री लहरें क्यों कहते हैं? क्योंकि समुद्र में उत्पन्न होती है। ठीक है, तो आई होप आप सभी इसके परिभाषा के बारे में समझ गए होंगे। अब आइए जानते हैं इसके मैकेनिज्म के ऊपर, आखिर ये कैसे कार्य करता है। जैसे कि हम बात करें, ये हमारा भारत है।
ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, भारत हो गया। अब देखिए भारत का जो ये पूर्वी पूर्वी जो क्षेत्र है, ये पानी वाला पार्ट, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है बंगाल की खाड़ी, यानी बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी। ये कहलाता है पश्चिम वाला अरेबियन सी यानी अरब सागर। ये दक्षिण वाला कहलाता है हिंद महासागर। क्या कहलाता है, हिंद महासागर यानी इंडियन ओशियन। तो देखिए ये जो आपका भारत का पूर्वी तटीय इलाका है, पूर्वी तटीय इलाका है, जिसमें आपका पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला का जो ये पार्ट आता है, ये सबसे अधिक सुनामी प्रभावित क्षेत्र है। अब क्यों प्रभावित क्षेत्र है, क्योंकि जैसे ही इस समुद्री क्षेत्र में सुनामी जब आता है, भयंकर समुद्री लहरें आता है, तो यहाँ का जो जलस्तर है वो ऊंचा उठ जाता है और यहाँ का जो पानी है वो काफी तेज गति से इस तट की ओर टकराता है और टकराने के कारण इस तट पर भयानक तबाही मचाता है और इस तट में पानी क्या होता है, प्रवेश कर जाता है। क्या कर जाता है, प्रवेश कर जाता है। अब जैसे कि यहाँ पे भारत का पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के तट पर स्थित है आपका ये कोलकाता बंदरगाह, ठीक ना, या फिर जैसे यह चेन्नई, तमिलनाडु में चेन्नई है, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम है, ठीक ना। तो ये जो बंदरगाह स्थित है समुद्र तट पे, यहाँ जब इस सुनामी का जल जब इस तट से टकराएगा, इस बंदरगाह से टकराएगा, तो बंदरगाह को क्या करेगा, ध्वस्त कर देगा। क्या कर देगा, ध्वस्त कर देगा। इसीलिए हम आपको पहले लिखाई परिभाषा में सुनामी का शाब्दिक अर्थ होता है कि आपका जो बंदरगाह है उसको क्षति पहुंचाने वाली समुद्री लहरें। तो आई होप आप सभी समझ गए होंगे कि आखिर सुनामी की परिभाषा के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें हम लोग को शामिल करना है या फिर इसकी परिभाषा को कैसे लिखना है। ठीक है, तो अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब आइए अगले सेगमेंट के ऊपर चर्चा करते हैं, जो हमारा है कि सुनामी के उद्गम के कारण आखिर कौन कौन से ऐसे कारण हैं जो कि सुनामी के उद्गम के लिए जिम्मेदार है, सुनामी के उद्गम के लिए क्या है, जिम्मेदार है, या सुनामी की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है। देखिए किसी भी क्षेत्र में जब कोई घटना घटित होती है तो उसके पीछे दो चीजों का हाथ होता है। पहला या तो प्रकृति का या फिर मानव का, या फिर प्रकृति का या फिर मानव का, ये दो चीजें हमें दिखाई पड़ती है किसी भी घटना के पीछे। यदि हम बात करें सुनामी के उद्भव के कारण, आखिर सुनामी क्यों आता है, तो सुनामी के आने के पीछे भी दो कारण है। पहला है प्राकृतिक कारण और दूसरा है मानवीय कारण। पहला क्या है, प्राकृतिक कारण और दूसरा है मानवीय कारण। यदि हम प्राकृतिक कारण की बात करें तो प्राकृतिक कारण किसको कहेंगे, नाम से ही स्पष्ट है, प्राकृतिक यानी वैसे कारण, वैसे कारक जो प्रकृति के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, प्रकृति के द्वारा होता है, उसे हम लोग कहते हैं प्राकृतिक कारण। जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, हिमस्खलन, भूस्खलन, उल्कापिंड। अभी हम एक एक करके चर्चा करेंगे कि सुनामी के आने के पीछे भूकंप किस अपनी भूमिका कैसे निभाता है, ज्वालामुखी अपनी भूमिका कैसे निभाता है, हिमस्खलन कैसे निभाता है, भूस्खलन कैसे निभाता है, उल्कापिंड कैसे निभाता है। ठीक है, पहले आपको चीजों को समझना है कि आखिर हमें प्राकृतिक कारण के अंतर्गत कौन कौन सी चीजों को लिखना है। देखिए यदि आपका एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो तीन तरह के यहाँ से क्वेश्चन आपको आज के क्लास से देखने को मिलेंगे। पहला पूछ सकता है शॉर्ट आंसर में कि सुनामी किसे कहते हैं, सुनामी से क्या तात्पर्य है, सुनामी की परिभाषा को लिखें। तो जितना चीज आपको हम बताए पहले वो सारे को लिख देना है, आपका वहां से 2 नंबर क्लियर। ठीक है, अगला पूछा जा सकता है कि सुनामी के आने के पीछे कौन कौन से कारण जिम्मेदार है, या फिर सुनामी के उद्भव के कारण कौन कौन से हैं। तो कारण से भी पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन आपसे हो सकता है शॉर्ट में पूछा जा सकता है। यदि आपको शॉर्ट में पूछा जाएगा तो आप क्या कीजिएगा, कारण को अच्छे तरीके से लिख लेना है कि सुनामी के आने के पीछे निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। ठीक है, जिसमें कि पहला आपको देना है प्राकृतिक कारण, दूसरा देना है मानवीय कारण। प्राकृतिक कारण में जितना भी आपको बताए सारा लिख देना है। मानवीय कारण की बात करें तो मानवीय कारण में आता है परमाणु बम का परीक्षण। परमाणु बम का परीक्षण, परमाणु बम का परीक्षण कैसे किया जाता है और उसका जो परमाणु बम का परीक्षण करने के कारण कैसे आपका सुनामी आता है उसको हम लोग आगे समझेंगे, लेकिन पहले इसको समझते हैं। ठीक है, तो पहला है भूकंप। पहला क्या है, भूकंप। देखिए जैसे कि ये हमारा सागर का स्थल, ये कोई सागर है, जैसे हम मान लेंगे ये बे ऑफ बंगाल है। ये क्या है, बे ऑफ बंगाल यानी हमारा बंगाल की खाड़ी है। ये क्या है, बंगाल की खाड़ी। ये पूरा जल भरा हुआ इसमें,
ये क्या है? पूरा जल है। अब जैसे समुद्र में भूकंप आता है, क्या आता है? भूकंप। अब यदि आप भूकंप का क्लास नहीं किए हैं तो पहले आप भूकंप के क्लास को कर लें, उसके बाद इस क्लास को कर कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि चीजें आपको वो क्लास करने के बाद, ज्वालामुखी का क्लास करने के बाद आपको ज्यादा समझ में आएगी, ठीक है? तो बे ऑफ बंगाल में जैसे कि भूकंप आया, भूकंप जब आएगा तो ये जो जल है इसमें क्या होगा? हलचल पैदा होगा। क्या पैदा होगा? हलचल पैदा होगा। अब जैसे हलचल पैदा होगा तो जल क्या करेगा? गति करेगा, मूव करेगा। तो ये जल क्या होगा? इधर उधर क्या करेगा? बिखरेगा। क्या करेगा? बिखरेगा। यहीं पे हमारा भारत स्थित है। क्या है भारत स्थित? बताइए। ये जो जल है वो कहाँ जाएगा? सागर के तट की ओर जाएगा ना। सागर के तट से जो आपका ये तटीय इलाका है वहां प्रवेश करेगा। वहां जब प्रवेश करेगा तो ऐसे नॉर्मली नहीं, ये 15 मीटर 12 मीटर ऐसी गहराई, ऐसे ऊंचाई में उछाल मारते हुए तट में जाके पहुंचती है और तट में जाके तबाही मचाती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? भूकंप के कारण उत्पन्न होने वाले, भूकंप मतलब सुनामी के आने के पीछे कौन से कारक जिम्मेदार है? भूकंप। आई होप भूकंप के बारे में समझ गए होंगे कि जब भूकंप आता है तो सुनामी का उद्भव कैसे होता है, ठीक है? तो ये सारे पॉइंट आपको भूकंप के अंदर लिख देना है। अगला आता है ज्वालामुखी। अगला क्या आता है? ज्वालामुखी। जैसे कोई भी क्षेत्र में आपका ज्वालामुखी का नाम है क्राकाटोआ। क्या नाम है? क्राकाटोआ। क्राकाटोआ जो ज्वालामुखी है वो इसी सागर में स्थित है। या फिर स्ट्रामबोली का नाम आप सभी सुने होंगे, स्ट्रामबोली। तो वो भी जो है वो आपका भूमध्य सागर में स्थित है। कहाँ पे? मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर में स्थित है। तो वो जो ज्वालामुखी है वहां पे डेली विस्फोट होते रहता है। जब बताइए इस ज्वालामुखी का विस्फोट होगा, यहाँ से लावा का उद्गार होगा, मैग्मा का उद्गार होगा, बताइए जो जल है वो जल में क्या होगा? हलचल पैदा होगा ना। क्या होगा? हलचल पैदा होगा। जब हलचल पैदा होगा ये जल किधर मूव करेगा? जो तटीय इलाका है उधर मूव करेगा। जल में क्या होगा? उछाल उत्पन्न होगा। आप सभी बचपन में एक करतूत किए होंगे। अब करतूत क्या किए होंगे बताते हैं। जैसे कि यदि आप कभी किसी तालाब या किसी बांध या फिर किसी नदी की तरफ घूमने गए होंगे। जैसे कि ये कोई एक तालाब है, ये कोई एक तालाब है। जैसे कि ये है राम, ये राम भाई है, ठीक है? इसको मान लेते हैं ये छोटू है, ठीक है? राम और छोटू दोनों जाता है घूमने के लिए। कहा जाता है? घूमने के लिए खेत की तरफ। अचानक उसका नजर एक तालाब के ऊपर पड़ता है। कहां पड़ता है? तालाब के ऊपर में। इस तालाब में लबालब पानी भरा होता है। राम क्या करता है? एक पत्थर उठाता है और तालाब में फेंक देता है। क्या करता है? फेंक देता है। या फिर ये राम क्या करता है? एक पत्थर उठाता है तालाब में फेंक देता है। तो या फिर हम लोगों ने भी पत्थर फेंक के देखे हैं, आप लोगों ने भी पत्थर फेंक के देखे होंगे, ठीक है? तो जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, किसी तालाब में किसी पत्थर को फेंकते हैं तो क्या होता है? इस जल में हलचल उत्पन्न होता है। ये जल ऐसे ऐसे करते हुए किधर, इसका जो तट मतलब ये एरिया जो है, ये तट वाला एरिया है, इधर ऐसे जल पहुंचता है ना। तो जल में क्या हो गया? हलचल पैदा हो गया। पहले जल कैसा था? स्थिर जल था। पहले कैसा था? स्थिर। तो जब इस जल में हलचल उत्पन्न होगा तो जल किधर मूव करेगा? तट की ओर। ठीक उसी प्रकार जब किसी भी क्षेत्र में ज्वालामुखी का उद्गार होता है, या फिर जैसे यदि आप सभी तैरने के लिए जानते होंगे, तो जैसे इस पोखर में या फिर इस तालाब में आप कूदे, क्या किए? कूदे। और कूदने के बाद जब हम लोग अंदर जाते हैं, वहां से जब जल क्या करती है? दाब लगा के हम लोग को ऊपर फेंकती है। क्या करती है? ऊपर फेंकती है। तो क्या देखते हैं कि जल क्या होता है? ऐसे 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 ऊपर ऊपर नीचे, मतलब बोल सकते हैं कि गर्त और शीश के रूप में, यानी कुछ इस प्रकार का क्या करती है? गति करती है। क्या करती है? गति करते हुए इस तट से टकरा जाती है। अब फिर यहाँ इसका जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाता है और फिर वापस ये जल धीरे 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 इस मिड पॉइंट की ओर आने लगता है, ठीक है? तो जैसे किसी भी क्षेत्र में या किसी भी जगह में सुनामी आता है तो उससे क्या होता है कि वहां के जो जल स्तर है, वहां के जल स्तर में क्या होती है? वृद्धि होती है। या फिर जल जो है उछाल मारते हुए तट की ओर आगे बढ़ती है, जिसके कारण कि जल कई मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर ऐसे उछाल मारते हुए उस तट में प्रवेश कर जाती है और तबाही मचाती है। तो आई होप आप सभी ज्वालामुखी के बारे में समझ गए होंगे। अगला है हिमस्खलन। अगला क्या है? हिमस्खलन। हिमस्खलन किसको बोलते हैं? हिमस्खलन से तात्पर्य है कि
बर्फ के टुकड़े का या फिर बर्फ की चट्टानों का टूटकर गिरना। जैसे कि विश्व का विश्व का जो आर्कटिक आर्कटिक महासागर का जो इलाका है, आर्कटिक महासागर का इलाका है, जिससे कि ग्रीनलैंड वगैरह जिसमें आते हैं, ठीक ना। तो ग्रीनलैंड यदि आप मैप में देखे होंगे तो ग्रीनलैंड जो है वो बर्फ से ढका हुआ है। क्या है? बर्फ से ढका हुआ है। तो वहां बड़े बड़े बर्फ के क्या है? पहाड़ है। क्या है? पहाड़ है। अब बताइए, सेम इसी जगह ग्रीनलैंड के पास यहाँ पे आर्कटिक सागर है, आर्कटिक महासागर है, और ये इसमें जल है। क्या है? जल। और जब इस क्षेत्र में ये जो बर्फ की चट्टाने हैं या बर्फ की जो चोटियां हैं, इस बर्फ की चोटियों का फिर जो ये जो चट्टाने हैं, जब यहाँ से क्या कहते हैं आपका, अभी वर्तमान के समय की बात करें तो काफी बड़े पैमाने पर हम लोगों को ये ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिल रहा है। क्या मिल रहा है? ग्लोबल वार्मिंग समस्या से हम लोग जूझ रहे हैं। तो दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है? बर्फ का पिघल के क्या हो रहा है? बर्फ का पिघलना जारी है। तो जब ये बर्फ यहाँ से पिघल के गिरेंगे तो यहाँ पे जब गिरेंगे तो यहाँ क्या होगा? हलचल उत्पन्न करेगा। क्या करेगा? हलचल उत्पन्न करेगा। आपको बताएं कि जैसे किसी भी नदी में या फिर किसी भी तालाब में हम लोग तालाब में जैसे कोई पत्थर फेंकते हैं तो क्या होता है कि उस जल में क्या होती है? हलचल उत्पन्न होती है। ठीक उसी प्रकार जैसे इस समुद्र में ये जो चट्टाने हैं वो गिरेगी, क्या उत्पन्न करेगी? हलचल उत्पन्न करेगी, जिसके कारण ये जो जल है वो क्या होगा? गति करेगा और तेज गति से गति करते हुए आगे बढ़ेगा, जिसके कारण जो ये तटीय इलाका जो इसका होगा वहां पे ज्वालामुखी, वहां पे क्या करेगा? सुनामी को जन्म देगा। तो आई होप आप सभी हिमस्खलन के बारे में समझ गए होंगे कि आखिर हिमस्खलन से सुनामी कैसे आ सकता है। अगला पॉइंट है भूस्खलन। अगला क्या है? भूस्खलन। देखिए नाम से ही स्पष्ट है, भूस्खलन। भू मतलब धरती से तात्पर्य है और स्खलन मतलब टूटना या फिर गिरना, टूटना या फिर गिरना। जैसे कि आप सभी अक्सर न्यूज वगैरह में देखते होंगे या फिर सुनते होंगे कि हाल ही कुछ दिनों में आपका केरल का जो वायनाड था, वहां पे बहुत ही बड़े पैमाने पर लैंड स्लाइडिंग यानी हम लोगों को भूस्खलन देखने को मिला था। या फिर जितने भी पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहां पे हम लोगों को अक्सर भूस्खलन की स्थिति देखने को मिलती है। ठीक है। अब जैसे कि ये एक हम मान लेते हैं कोई सागर है या फिर कोई महासागर है और यहाँ पे पर्वत है, यहाँ पे क्या है? पर्वत है। जब हम मानव क्या करते हैं, इस पर्वत के जो वृक्ष होते हैं, जो वनस्पति होते हैं, उसको क्या करते हैं? धड़ल्ले से काटे जा रहे हैं। क्या करते जा रहे हैं? काटे जा रहे हैं। या फिर जो यहाँ के जो इस पर्वत में जो मौजूद जो खनिज होते हैं उसका हम लोग खनन करते जा रहे हैं। क्या करते जा रहे हैं? खनन करते जा रहे हैं। जैसे ही इस पर्वत का वनस्पति को हम लोग काट देते हैं, पेड़ पौधे को काट देते हैं, यहाँ का जो मिट्टी का पकड़ होता है वो क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। और जैसे ही मिट्टी का पकड़ कमजोर हो जाता है तो क्या होता है? जब बारिश होती है ये जो मिट्टी है अचानक क्या करती है? यहाँ से चट्टानों से फिसल कर नीचे गिर जाती है। और यदि उस इलाके में कोई समुद्र होंगे तो समुद्र में जब गिरेंगे तो उस जल में क्या करेगा? तबाही उत्पन्न करेगा, हलचल उत्पन्न करेगा, जिसके कारण क्या होगा? इस सुनामी देखने को मिलेंगे। तो भूस्खलन के बारे में समझ गए होंगे कि भूस्खलन किस प्रकार सुनामी के आने के पीछे अपना अहम भूमिका निभाता है। अगला है उल्का पिंड। अगला क्या है? उल्का पिंड। देखिए उल्का पिंड किसको बोलते हैं? ऐसे ठोस पदार्थ जो वायुमंडल में क्या करते हैं? गति करते हैं। ठीक ना। वो कभी ना कभी हमारे सौरमंडल का पार्ट रहा होता है। ठीक है। जब वे आकाशीय पिंड कहाँ पे? पृथ्वी की सतह पे गिरते हैं। पृथ्वी की सतह पे जैसे कि कहीं महासागर में गिर गया, भी किसी सागर में गिरेगा। तो जैसे किसी महासागर में उल्का पिंड गिरेंगे तो क्या करेंगे? इस जल में तबाही उत्पन्न करेंगे। आपको हम बताए एक एग्जाम्पल में यहाँ पे कि जैसे कि हम लोग पानी में कोई जब पत्थर बड़ा सा फेंकते हैं तो क्या होता है? जितना बड़ा पत्थर फेंकिएगा उतना हलचल उत्पन्न होगा। क्या होगा? उतना हलचल उत्पन्न होगा। ठीक उसी प्रकार ये पानी में क्या होगा? इस जल में हलचल उत्पन्न होगा, जिसके कारण सुनामी आ सकता है। तो ये जितना आपको कारण बताए ये सारा क्या था? प्राकृतिक कारण था। क्या था? प्राकृतिक कारण था। तो आई होप आप सभी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि आखिर सुनामी के आने के पीछे प्राकृतिक कारण में कौन कौन से कारक जिम्मेदार होते हैं। अगला है
मानवीय कारक या मानवीय कारण। क्या है? मानवीय कारण। यदि हम मानवीय कारण की बात करें तो मानवीय कारण में सबसे जो इंपॉर्टेंट है वह परमाणु बम का परीक्षण। ऐसे बहुत से कारण माइक्रो मतलब कारण आते हैं, माइक्रो रीजन आते हैं, लेकिन जो मेजर है वो आपका है परमाणु बम। क्या है? परमाणु बम। हाल ही कुछ मतलब कुछ दिन पहले फ्रांस ने क्या किया था कि परमाणु बम का परीक्षण कहाँ किया था? समुद्र के अंदर में। तो जैसे कि ये हमारा कोई समुद्र का पार्ट है, और इसी को सुन कीजिए, इसी को सुन ज्यादा चीज, जैसे कि ये कोई एक समुद्र का पार्ट है, ये कोई समुद्र का पार्ट है, और यहाँ पे कोई देश क्या करती है कि जब समुद्र के पानी में जाके परमाणु का परीक्षण करता है तो बताइए वो जो पानी के अंदर या जल के अंदर जो विस्फोट होगा वो क्या करेगा? तबाही मचाएगा ना, तरंग उत्पन्न करेगा। तरंग जब उत्पन्न करेगा तो यहाँ का जल क्या होगा? तेजी गति से गति करते हुए किधर किधर आगे बढ़ेगा? तट की ओर आगे बढ़ेगा, जिसके कारण क्या आएगा? सुनामी आएगा। क्या आएगा? सुनामी आएगा। तो आई होप आप सभी को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा कि आखिर सुनामी के उद्भव के कारण या फिर सुनामी के आने के कारण कौन कौन से हैं। ठीक है, तो आप अभी इसका एक स्क्रीनशॉट अच्छे तरीके से ले, फिर हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा जो टॉपिक है वो है कि सुनामी के प्रभाव। सुनामी के प्रभाव, अच्छा सुनामी का प्रभाव हम लोगों के ऊपर कैसे पड़ता है, जनजीवन के ऊपर कैसे पड़ता है? सुनामी के प्रभाव। सुनामी के प्रभाव। ठीक है, यदि हम सुनामी के प्रभाव की बात करें तो पहला प्रभाव क्या होता है कि जैसे किसी भी क्षेत्र में सुनामी आता है तो बड़े बड़े बंदरगाहों का क्या करता है? नुकसान कर देता है। क्या करता है? नुकसान। अब जैसे कि आप सभी न्यूज में देखे होंगे कि रामनवमी के दिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने जो आपका ये क्या कहते हैं तमिलनाडु में एक ब्रिज का उद्घाटन किया। क्या किया? उद्घाटन किया। अब जैसे कि आपका ये भारत का पार्ट है, ये तमिलनाडु, ये तमिलनाडु यहाँ पे ब्रिज का उद्घाटन किया। क्या किया? ब्रिज का उद्घाटन किया। अब इस तमिलनाडु की यदि बात करें या फिर भारत की पूर्वी क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे समुद्र में एक बड़ी सी लंबे रेलवे लाइन का विस्तार किया गया है। क्या किया गया है? रेलवे लाइन का विस्तार। अब जैसे जब इस क्षेत्र में भयंकर सुनामी आता है, क्या होता है? भयंकर सुनामी आता है तो यहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे वो क्या हो जाएंगे? ध्वस्त हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ध्वस्त हो जाएंगे। तो पहला हम लोग बोल सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर अवसंरचना की क्षति। क्या हो जाएगा? अवसंरचना की क्षति। अवसंरचना की क्षति यानी कोई भी क्षेत्र में जितने भी अवसंरचना होंगे, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे जो समुद्र के तटीय क्षेत्र पर बने होंगे, चाहे वो बड़े बड़े बिल्डिंग हो, किसी आदमी का घर हो, या फिर कोई सोसाइटी हो, या फिर सरकार के द्वारा बनाए गए स्कूल कॉलेज कुछ भी हो, ठीक ना, वो क्या हो जाता है? ध्वस्त हो जाता है। पहला हम क्या बोल सकते हैं कि अवसंरचना की क्षति। दूसरा क्या हो जाएगा कि जान माल की क्षति। जान माल की क्षति। जान माल की क्षति। जब किसी भी क्षेत्र में सुनामी आता है तो बहुत ही बड़े पैमाने पर जीव जंतुओं का, मानव का क्या करती है? क्षति करती है। यानी मानव क्या होते हैं? बहुत सारे उसमें मर जाते हैं। उसके प्रभाव से काफी जीव जंतु उससे प्रभावित होती है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं जान माल की क्षति। तीसरा आता है, वो आता है कि बंदरगाहों का विनाश। क्या आता है? बंदरगाहों का विनाश। बंदरगाहों को आप इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत भी रख सकते हैं, ठीक ना, ऐसे इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, इसी में आपको मेंशन कर देना है कि बंदरगाहों का विनाश, बड़े बड़े अवसंरचना जैसे कॉलेज वगैरह जो कि हो सकते हैं कि तट के किनारे हो, उसका विनाश, या फिर जो बड़े बड़े जो ब्रिज आजकल बनाए जा रहे हैं समुद्र में, उसका विनाश, ठीक ना। ये सब किसमें आता है? अवसंरचना में। दूसरा आता है कि भू आकृतिक परिवर्तन। भू
आकृतिक परिवर्तन, भू आकृतिक परिवर्तन, इसको समझते हैं आखिर ये क्या कैसे होता है। भारत में यदि हम बात करें तो सबसे भयंकर जो सुनामी आया था वो आया था 26 दिसंबर 2004 में। कब आया था? 26 दिसंबर 2004 में। ये जो भारत का जो पूर्वी पार्ट है यहाँ पे स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्या स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो सबसे दक्षिणतम पॉइंट है या फिर भारत का जो सबसे दक्षिणतम पॉइंट है वो ये पॉइंट का नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट, जो कि 6 डिग्री 4 मिनट अक्षांश से स्टार्ट होता है। 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से। तो जब भारत में 26 दिसंबर 2004 को, कब की बात है? 26 दिसंबर 2004। 26 दिसंबर 2004 को भारत में बहुत ही भयानक सुनामी आया था, जिसके कारण जो भारत का दक्षिणतम बिंदु था इंदिरा पॉइंट, वो क्या हो गया? उस सुनामी के कारण ध्वस्त हो गया। क्या हो गया? ध्वस्त हो गए। ये जो द्वीप थे क्या हो गए? ध्वस्त हो गए। ये क्या हो गए? भू आकृतिक परिवर्तन। या फिर यदि हम जापान की बात करें तो जापान में भी बहुत ही भयंकर तरीके से सुनामी हमें उस टाइम में देखने को मिले थे, जिसके कारण जापान की भी जो अवसंरचना है वहां में परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया? भू आकृतिक परिवर्तन। यानी जब सुनामी आता है तो क्या करती है कि किसी भी क्षेत्र में भू आकृति जो होता है उसमें परिवर्तन कर देता है। कोई कोई जो बड़े बड़े द्वीप होते हैं उसको क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। ये क्या हो गया? भू आकृतिक परिवर्तन। अगला आता है, अगला जो पॉइंट है वो आपका है कि मैंग्रोव का विनाश, मैंग्रोव पर प्रभाव, मैंग्रोव पर प्रभाव, मैंग्रोव पर प्रभाव। मैंग्रोव पर प्रभाव जानने से पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि मैंग्रोव आखिर क्या है। मैंग्रोव आखिर क्या है? तो जो समुद्र का जो डेल्टा वाला पार्ट होता है, समुद्र का जो डेल्टा वाला पार्ट होता है, फिर नदी का जो डेल्टा वाला जो पार्ट होता है, या फिर जो तटीय इलाका जो होता है, तो वहां पे जो वनस्पति हम लोग को दिखाई पड़ते हैं, वहां पे जो वनस्पति पाई जाती है तो उसी वनस्पति को हम लोग बोलते हैं मैंग्रोव। क्या बोलते हैं? मैंग्रोव। ठीक ना। तो ये जो मैंग्रोव है, जब बताइए यह सुनामी इसमें आएगा यहाँ पे बहुत भयानक पैमाने पर, तो क्या करेगा? इस मैंग्रोव को विनाश करेगा। क्या कर देगा? ध्वस्त कर देगा, तोड़ देगा। तो हम बोल सकते हैं कि मैंग्रोव पर प्रभाव, मैंग्रोव पर प्रभाव। पांचवा हो जाएगा नदी डेल्टा, नदी डेल्टा का विनाश, नदी के डेल्टा का विनाश, डेल्टा का विनाश। जब किसी भी, जैसे कि यहाँ पे ये आपका महानदी का डेल्टा है। किसका डेल्टा है? महानदी का डेल्टा है। अब महानदी के डेल्टा पर जब भयानक तरीके से कभी जब सुनामी आएगा तो हो सकता है इस डेल्टा को यहां से उखाड़ सकता है। क्या कर सकता है? या फिर नदी के जो मार्ग है उसको परिवर्तित कर सकता है, जिसके कारण क्या हो जाएगा? डेल्टा का विनाश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विनाश। तो हम बोल सकते हैं डेल्टा का विनाश। ठीक है। अगला जो पॉइंट आता है, अगला जो पॉइंट आता है इसमें छठा, वो छठा आपका आता है कि सामुद्रिक पारिस्थितिकी, सामुद्रिक या समुद्री पारिस्थितिकी, समुद्री पारिस्थितिकी का विनाश, का विनाश। अब समुद्री पारिस्थितिकी का विनाश कैसे होता है? जैसे कि ये सागर है, ये सागर है, इसमें बहुत सारे पारिस्थितिकी तंत्र छोटे बड़े चल रहे होते हैं। ठीक है, छोटे बड़े चल रहे होते हैं। और जब अचानक सुनामी आ जाती है तो क्या कर देती है? इस जल में तबाही मचाते हुए पूरा जितने भी इकोसिस्टम होते हैं उसको क्या कर देते हैं? ध्वस्त कर देते हैं, जिसके कारण जीव जंतु इधर उधर बिखेर जाते हैं। तो हम बोल सकते हैं समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का विनाश। ठीक है। अब एक हाईटेक वर्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्वाकल्चर। क्या बोलते हैं? एक्वाकल्चर। हिंदी में कहें तो जलीय कृषि, जलीय कृषि। बहुत सारे ऐसे अभी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है जिसके कारण जो है ये जो जल है उसके ऊपर में कृषि की जा रही है, जल में कृषि की जा रही है। तो बताइए यदि हमारे वैज्ञानिक या फिर कोई भी आदमी यदि महासागर में जलीय कृषि कर रहे होंगे, कौन सी कृषि? जलीय कृषि कर रहे होंगे, तो जलीय कृषि का विनाश करेगा ना सुनामी। हम बोल सकते हैं इसको क्या? जलीय कृषि का विनाश या जलीय कृषि पर प्रभाव, जलीय कृषि पर
प्रभाव, जलीय कृषि पर प्रभाव। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट थे किसके, कि सुनामी के प्रभाव के। इसमें बहुत सारे प्रभाव आप अपने तरह अपने और से ऐड करके लिख सकते हैं। ठीक ना, जब आपसे एग्जाम में शॉर्ट आंसर में आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में कि सुनामी के प्रभाव को लिखें, तो आप इसको अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। यदि लॉन्ग में आता है कि सुनामी क्या है, इसके प्रभाव तथा बचने के उपाय को लिखें, तो जितना आपको आज हम इस सेशन में समझा रहे हैं, शुरू से लेकर अंत तक जितना समझाएंगे, सारे पॉइंट को आपको लिखना होगा, तब जाके आपका एक लॉन्ग आंसर रेडी होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको एग्जाम में या तो शॉर्ट आंसर या फिर लॉन्ग आंसर आपको यहाँ से डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब अगला पॉइंट है सुनामी प्रभावित क्षेत्र। क्या है सुनामी प्रभावित क्षेत्र? सुनामी प्रभावित जो क्षेत्र होते हैं वो अक्सर तटीय क्षेत्र होते हैं। क्या होते हैं? तटीय क्षेत्र होते हैं। यदि हम सुनामी प्रभावित क्षेत्र की बात करें तो इसे हम दो तरह से बांट सकते हैं, दो तरीके से वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है विश्व के स्तर पर। कौन से स्तर पर? विश्व के स्तर पर। यदि हम विश्व के स्तर की बात करें तो जितने भी तटीय इलाके वाले देश हैं या फिर जितने द्वीपीय देश हैं वो सुनामी से प्रभावित होते हैं। जैसे बात करें हम जापान की, इसकी जापान की, ताइवान की, फिलीपींस की, पापुआ न्यू गिनी की, सिंगापुर की, किसकी? सिंगापुर की, इंडोनेशिया की, किसकी? इंडोनेशिया की। तो ये जितने भी क्षेत्र हैं ये क्या है? मालदीव भी लिख सकते हैं। बहुत सारे जितने भी देश आपके यहाँ हैं वो किस में आएंगे? तो समुद्री प्रभावित सुनामी प्रभावित क्षेत्र में आएंगे। ठीक है, यदि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सुनामी प्रभावित क्षेत्रों की व्याख्या करें तो आप दो तरीके से लिख सकते हैं। आपसे एग्जाम में या तो हो सकता है कि विश्व के स्तर पर पूछ ले या फिर भारत के स्तर पर पूछ ले या फिर ऑल ओवर पूछ ले। ठीक ना, जब ऑल ओवर पूछा जाएगा तो आपको इस टाइप से लिखने पड़ेंगे। यदि हम भारत की बात करें, भारत में सुनामी प्रभावित क्षेत्र में, तो भारत में जो आता है मेरा, वो पहला आता है वेस्ट बंगाल। क्या आता है? वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। दूसरा उड़ीसा। क्या आता है? उड़ीसा। तीसरा आंध्र प्रदेश। क्या आता है? आंध्र प्रदेश। अगला तमिलनाडु। कौन सा? तमिलनाडु। फिर केरला। क्या है? केरल। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन से? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह को बताया कि 26 दिसंबर 2004 में भयंकर सुनामी आया था, जिसके कारण जो हमारे भारत का दक्षिणतम पॉइंट था, इंदिरा पॉइंट, वो क्या हो गया? ध्वस्त हो गया। क्या हो गया? ध्वस्त हो गया। तो ये कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो आई होप आप सभी सुनामी प्रभावित क्षेत्र के बारे में अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि आखिर सुनामी प्रभावित क्षेत्र की बात करें तो हमें दो तरह के दिखाई पड़ते हैं, या तो विश्व लेवल पे या फिर भारत के लेवल पे। ठीक है, विश्व की बात करें तो जापान, ताइवान, फिलीपींस, पापुआ न्यू गिनी, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मालदीव, जितने भी इसमें आएंगे सारा लिख देना है। ठीक है, अगर भारत की बात करें तो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये क्या है? भारत के सुनामी प्रभावित क्षेत्र है। लास्ट आपका जो पॉइंट आता है वो आता है सुनामी से बचाव के उपाय। आखिर सुनामी से हम लोग कैसे बच सकते हैं, इसके प्रभाव को कैसे कम कर सकते हैं, तो आइए हम लोग समझते हैं। यदि हम सुनामी की बचाव के उपाय की बात करें तो सबसे पहले आपको बताएं हम कुछ अगले सेशन में कि जैसे मैंग्रोव वनस्पति का विनाश हो जाता है। क्या हो जाता है? विनाश हो जाता है। यदि हम मैंग्रोव की बात करें तो यदि कोई भी, जैसे हम भारत का ही एग्जांपल लेते हैं, किसका लेते हैं? भारत का ही। ये हमारा इंडिया है। जैसे में ये भारत है, ये क्या है? भारत है। तो भारत का जो तटीय इलाका है, यहाँ पे यदि हम मैंग्रोव वनस्पति को बहुत ही बड़े पैमाने पर लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा कि सुनामी जब इससे आगे टकराएगी तो उसका जो प्रभाव है क्या होगा? कम देखने को मिलेगा। तो पहला हम क्या लिख सकते हैं इसके प्रभाव से बचने के उपाय में कि तटीय लिखते जाइएगा आप लोग। तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव वनस्पति का विस्तार। तो आपका ये पहला पॉइंट हो गया कि तटीय इलाके में क्या करना है कि मैंग्रोव वनस्पति जो है
इसका विस्तार करना है। क्या करना है? विस्तार। दूसरा आता है कि सुनामी प्रभावित जो क्षेत्र है, सुनामी प्रभावित जो क्षेत्र है वहां के लोगों को सुनामी के बारे में जागरूकता पैदा करना, जागरूकता पैदा करना उसके अंदर में कि आखिर जब सुनामी आता है तो उससे आपको कैसे निपटना है या फिर उससे कैसे बच के निकलना है। तो वहां के लोगों को हम लोग क्या कर सकते हैं? जागरूक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जागरूक कर सकते हैं। अक्सर जैसे कि अभी कल की बात करें तो भयानक तूफान हम लोग को देखने को मिले थे। तो जब ये तूफान बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न हुआ तो वो जो बंगाल की खाड़ी का जो इलाका है वहां के लोगों को चेतावनी दिया जाता है, वहां सायरन लगा होता है कि फलना तूफान इस टाइम में यहाँ पे आने वाला है जिसकी रफ्तार इतनी किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो ये सारे क्या किया जाता है? ये सारे सुझाव वहां के लोगों को दिया जाता है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया इसके प्रभाव को बचाने के उपाय, यानी लोगों की क्या कर सकते हैं हम लोग? जागरूक कर सकते हैं। तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है आपका कि यहाँ पे जो तटीय प्रभावित समुद्री सुनामी प्रभावित जो क्षेत्र होते हैं वहां पे कंक्रीट का जो दीवार है उसका हम लोग निर्माण कर सकते हैं या कंक्रीट तटबंध का निर्माण कर सकते हैं। इसका निर्माण कर सकते हैं कंक्रीट तटबंध का। जैसे कि यहाँ पे यदि हम कंक्रीट तटबंध का निर्माण कर देंगे तो क्या होगा? जैसे यहाँ से सुनामी यहाँ से जब सुनामी का लहरें इससे टकराएगी तो क्या हो जाएगा? फिर वापस इसका प्रभाव जब देखने को मिलेंगे, यानी वापस ये लहरें समुद्र में लौट जाएगी, जिससे क्या होगा कि यहाँ जो तटीय इलाका है वहां के लोग क्या हो जाएंगे? उससे सुरक्षित बच सकते हैं, उसके प्रभावों से बच सकते हैं। चौथा पॉइंट में क्या लिख, तीसरा पॉइंट में चौथा पॉइंट में आपको क्या लिख देना है कि समुद्री तटीय क्षेत्रों में कंक्रीट के तटबंध का निर्माण। अगला जो आता है, अगला पॉइंट आता है उसमें आपको लिखना है कि जो समुद्र प्रभावित जो क्षेत्र है, समुद्र प्रभावित जो क्षेत्र है वहां पे सरकार नीतियां बनाती है, सरकार अपनी नीतियां बनाती है जिसके कारण कि जो आपका ये सुनामी है उससे लोगों से कैसे निपटा जा सकता है। यदि हम बात करें तो भारत सरकार की योजना है जिसका नाम है मिष्टी योजना। क्या नाम है? मिष्टी योजना। तो भारत सरकार ने मिष्टी योजना के तहत क्या किया है कि जो ये आपका सुनामी प्रभावित जितने क्षेत्र हैं या फिर जितने तटीय क्षेत्र हैं वहां पे मैंग्रोव वनस्पति का विस्तार के लिए तो योजना को चलाया गया है। तो क्या करेगा कि उस क्षेत्र में मैंग्रोव वनस्पति की एक लंबी पट्टी का विस्तार करेगा, जिसके कारण इस सुनामी के प्रभाव कम होंगे। ठीक है, तो ये सारा आपका क्या था? सुनामी से बचाव के उपाय। एक और अच्छा प्राकृतिक से रिलेटेड उपाय है, जैसे कि यदि कोई भी प्राकृतिक घटना जैसे या भूकंप की बात करें या फिर बाढ़ की बात करें या फिर सुनामी की बात करें, जब ऐसी घटना हमें दिखाई पड़ती है तो अक्सर हम लोग एहसास महसूस करते हैं कि जो हमारे पशु पक्षी होते हैं वो अजीब तरह के व्यवहार करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? अजीब तरह के व्यवहार करने लगते हैं कि जिस व्यवहार को हम लोग समझ के ये अनुमान लगा सकते हैं कि इस क्षेत्र में कोई आपदा आने वाली है। तो पशु पक्षी का जो बोल सकते हैं कि व्यवहार है उसको भी हम लोग को समझना चाहिए। क्या करना चाहिए? समझना चाहिए, जिससे कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस सुनामी नामक आपदा से निपट सकते हैं। ठीक है, दूसरी अगला टॉपिक जो आता है कि जब सुनामी या फिर जब भूकंप किसी समुद्री क्षेत्र में आता है तो जस्ट कुछ ही देर के बाद वहां पे सुनामी आने की संभावना होती है, सुनामी आने की संभावना होती है। तो ये यदि आप उस भूकंप के प्रभाव के बारे में जान जाते हैं कि यहाँ पे इस एरिया में भूकंप आ गया होता है, यानी यदि आप संचार के मामले में संचार का उपयोग करते हुए संचार से ये जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि इस फलाने एरिया में क्या आया था, भूकंप आया था, यानी समुद्री तट इलाके में, तो वहां से आप पलायन कर सकते हैं। ये क्या हो गई? सेल्फ जागरूकता हो गई। क्या हो गई? सेल्फ जागरूकता। तो आई होप आप सभी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि सुनामी से हम लोग कैसे बच सकते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन आप सभी को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप चाहते हैं कि आपदा प्रबंधन का कंप्लीट की पॉइंट प्राप्त करें तो आप एसकेजी ज्ञान ज्योति ऐप को इंस्टॉल कीजिए और वहां पे आपदा प्रबंधन का कंप्लीट की पॉइंट डाल दिया गया, अपलोड कर दिया गया। वहां से आप परचेज करके आपदा प्रबंधन को अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि किसी भी मेजर या फिर माइनर पेपर की तैयारी हम अच्छे तरीके से करें तो फिर आप एसकेजी ज्ञान ज्योति ऐप को इंस्टॉल करें और वहां कोर्सेज को परचेज करें और अपने तैयारी को आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।
सर स्टॉप। समझ लो क्या बोल रहे हैं सर। That is कल का वीडियो तो अपलोड हुआ लेकिन मैंने पब्लिश किया था। वही तो सर देखिए कि अब तक गया नहीं है ये फिल्म में। नहीं मिल पा रहा मुझे अभी आई तब व्यस्त हो गया दूसरा काम में। अच्छा